हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की वर्कबुक नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट speed along a straight line path, a force is not required to increase speed। देखिए, अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है और फोर्स अगर हमें जरूरत नहीं है, फोर्स नहीं लगा रखा है, तो हम जानते हैं स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज स्पीड। भाई अगर स्पीड को बढ़ाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो ये गलत हो जाएगा। डिक्रीज द मोमेंटम, मोमेंटम को कम करना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपको वेलोसिटी में कोई भी चेंज करना पड़ेगा, तो यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स। चेंज द डायरेक्शन, इवन डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कीपिंग इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर इसको हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है, तो इसके लिए हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। देखिए, जब बस टर्न ले रही है, तो पहले बस मूव कर रही थी, तो बस के साथ जो पैसेंजर है वो भी मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब बस टर्न करती है, तो पैसेंजर जो है उनकी टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाने की होती है। तो बस टर्न ले लेती है, तो ऐसा फील होता है कि जो पैसेंजर्स हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द, दे आर थ्रोन आउटवर्ड फ्रॉम बस। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन जो एक हम जानते हैं, इनर्शिया दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये ऑलरेडी बस मूव कर रही थी, पैसेंजर मूव कर रहे थे, इसलिए इसको बोलेंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर आर थ्री न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 1 and 2 and 3 वी कैन डिराइव। तो यहाँ पर देखिए, तीन जो लॉ दिए हैं न्यूटन ने, वो आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट लॉ हैं। दे आर ऑल द लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर आप एक लॉ से दूसरे लॉ को डिराइव कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता, तो न्यूटन महाशय केवल आपको एक ही लॉ देते, इतने तीन लॉ नहीं देते, है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। तो देखिए, जो आपका जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो आपका रेफरेंस फ्रेम क्या होता है उसकी डेफिनेशन को बताता है ना। रेफरेंस फ्रेम क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताता है। सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो पार्टिकल क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। लेकिन ये भी लॉ तभी वैलिड है जब आपका रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। और थर्ड लॉ हम जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, दूसरी बॉडी पहले बॉडी पर फोर्स लगाती है, ये हम जानते हैं। तो ये तीन लॉ जो है आपस में एक दूसरे के इंडिपेंडेंट लॉ हैं, क्योंकि सभी हर लॉ का एक अलग एक पर्पज है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन को दर्शाता है। सेकेंड लॉ बताता है कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, है ना। और थर्ड लॉ जो है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, तो वो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाती है। तो ये ऑल जो भी लॉज है वो सब क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट लॉ है। एक्शन रिएक्शन, तो हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। हैव अपोजिट डायरेक्शन सही है। हैव इक्वल मैग्नीट्यूड भी होता है। और बात हो रही है फॉर अ गिवन सिस्टम, एक गिवन सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। A rider on a horse falls back when the horse starts running suddenly। देखिए, अगर कोई एक राइडर है, हॉर्स पर चल रहा है, बैठा हुआ है, और लिखा है कि फॉल्स बैक होता है जब हॉर्स स्टार्ट रनिंग सडनली। तो जब हॉर्स दौड़ना स्टार्ट करता है, राइडर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यानी कि जो उससे जुड़ा हुआ है हॉर्स से, वो रेस्ट पर, वो मोशन में आएगा। लेकिन आपका जो सिर है या आपका जो धड़ है, वो क्या है, रेस्ट पर रहना चाहेगा। बेसिकली क्या है, अचानक से क्या होगा कि आप जहाँ बैठे हुए हैं हॉर्स पर, तो जब हॉर्स मूव करता है, तो आपके जो लेग का पोर्शन है वो हॉर्स के साथ मूव करता है। बट आपका जो पेट है, आपका चेस्ट है या सिर है, वो जो है रेस्ट पर था, तो वो रेस्ट पर रहना पसंद करेगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो उसके कारण क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है पीछे की तरफ जाती है और हॉर्स आगे की तरफ जाता है।
क्या है? राइडर इज टेकन अबैक, गलत। राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग दो, ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी होगा। Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। देखिए, जब ट्री की बात करते हैं तो ट्री में कुछ हम जानते हैं पत्तियां होती हैं, और पत्तियां कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो क्या कहते हैं, ऑलरेडी क्या कहते हैं, सूख चुकी होती हैं। और जब मैं पेड़ को हिलाता हूँ, तो पहले वो पत्तियाँ रेस्ट पर थीं और आपने अचानक से पेड़ को हिला दिया, तो पेड़ जो है मोशन में आता है। जब पेड़ मोशन में आता है, तो हम जानते हैं पत्तियाँ जो पहले रेस्ट पर थीं, तो वो रेस्ट पर ही रहना पसंद करेंगी। तो उसके कारण क्या होता है, पेड़ मूव कर जाता है, पत्तियाँ वही रेस्ट पे रहना चाहती हैं, तो पत्तियाँ वहाँ पे गिर जाती हैं। इसलिए इसका क्या लिखा है, इसका जो रीज़न है वो क्या है? इसका रीज़न होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द लीव्स। लीव्स की जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसके कारण ये पत्तियां जो है झड़ जाती हैं। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक, डस्ट कम्स आउट। देखिए, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है कि कारपेट और उसके अंदर जो डस्ट है, स्टार्टिंग में वो डस्ट पड़ती है। आपने जब कारपेट को बीट किया किसी स्टिक से, तो कारपेट जो है मूव कर जाएगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो मूव नहीं कर पाएँगे, और आपका कारपेट मूव कर चुका है, तो उससे क्या होगा कि डस्ट जो है उस कारपेट से बाहर निकल जाती है। तो इसका भी रीज़न वही होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स referred to Newton's third law of motion must act अपॉन सेम बॉडी। ये गलत है, हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन जो है दो डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं। मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी बिल्कुल सही है। नीड नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड गलत है, क्योंकि हम जानते हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। और एक ही लाइन के अलोंग ये लगते हैं। मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नीड नॉट टू हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। से लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। Action and reaction forces referred to Newton's third law of motion. Man getting down a running bus falls forward। देखिए, अगर बस दौड़ रही है, मैन गेटिंग डाउन फ्रॉम एक आदमी क्या करता है, दौड़ मतलब जो आपकी बस चल रही चलती हुई बस से अगर उतरता है, तो जब उतरता है तो देखिए बस मोशन में है, वो पर्सन भी क्या होगा, मोशन में होगा। और जब वो उतरता है तो उसके पैर अचानक से ज़मीन पे रखे जाते हैं, तो ज़मीन पे रखने के कारण पैर जो है रेस्ट पर आते हैं। लेकिन पैरों के अलावा जो ऊपर वाला पार्ट है वो अभी भी मोशन में होता है, और जब मोशन में होता है तो वो आदमी क्या करता है, आगे की तरफ गिर जाता है। तो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया। तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज़ लेफ्ट बिहाइंड एंड मैन रीचेस फॉरवर्ड। नो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ upper part of the body continue to be in motion in forward direction while feet comes to rest as soon as they touch the board। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर वाला पार्ट जो है अभी भी मोशन में है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन मोशन। तो वो आगे मूव करता रहेगा। पैर जमीन पे आ चुके हैं, पैर जमीन पे आ चुके हैं, तो पैर तुरंत के तुरंत क्या है, रेस्ट पर आएंगे। बॉडी आगे मूव कर रही है, इसके कारण हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसलिए जब भी आप बस से उतरते हो, चलती हुई बस से उतरते हो, चलती हुई ट्रेन से उतरते हो, कई बार बच्चे कुछ करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो उस केस में क्या है कि जब आप उतरते हो तो आपको थोड़ी देर उसके साथ दौड़ना पड़ेगा। जब आप थोड़ी देर दौड़ते हो, तो फिर आप क्या है, गिरोगे नहीं। अगर आप नहीं दौड़ोगे और सीधा उतरने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कहते हैं, गिर जाओगे। सिमिलरली जब आप किसी चलती हुई ट्रेन से, चलती हुई बस को बोर्ड करते हो, तो आप दौड़ते-दौड़ते उसको अगर बोर्ड करते हो, तो आपके गिरने के चांसेस कम होंगे।
और अदरवाइज़ आप गिर सकते हो। हालाँकि मैं ये रिकमेंड करूँगा क ऐसे कोई स्टंट आपको परफ़ॉर्म नहीं करने हैं कि आप चलती हुई बस से उतरें, चलती हुई बस में बोर्ड करें। In which of the following case the net force is net zero, is not zero? A kite skillfully have held station. देखो यहाँ पे अगर काइट रुकी हुई है, तो हम जानते हैं रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन 0 है मतलब F नेट क्या होगा? F नेट विल बी 0। तो यहाँ लिखा है कि इन व्हिच केस द नेट फोर्स इज नॉट 0, तो यहाँ इस केस में तो नेट फोर्स 0 है। बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट, तो अगर बॉल गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है, तो उस पर हम जानते हैं mg फोर्स लग रहा है और उसके कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन भी आता है, कितना आता है? g आता है। तो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, द बॉल फ्रीली फॉलिंग, इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। एयरप्लेन राइजिंग अपवर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है। डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है तो इट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर वेलोसिटी है तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है तो करस्पॉन्डिंगली हम बोल सकते हैं नेट फोर्स भी 0 होगा। तो बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ इस केस में नेट फोर्स 0 है तो ये आंसर नहीं होगा। कॉर्क फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो अगर कोई कॉर्क फ्लोट कर रहा है एट द सरफेस ऑफ वाटर तो हम जानते हैं कि ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी 0। तो ऑप्शन क्या आएगा? इट इज बी ओनली। Why a boatman pushes the river bank backward with a long wood pole on launching his boat? देखिए अगर एक बोटमैन क्या करता है, क्या कहते हैं, लकड़ी के लट्ठे से जो रिवर का जो बैंक है उसको पुश करता है, तो पुश क्यों करता है कि वो उस पर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, तो रिवर बैंक क्या करेगा? उस पर आगे की तरफ फोर्स लगा देगा। तो यहाँ से हमें एक्शन रिएक्शन से क्या होगा? उस बोट को एक पुश मिल जाएगा। ठीक है? तो हम जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसके कारण यहाँ पर ये बोट आगे मूव कर जाएगी। तो क्वेश्चन है व्हाई अ बोटमैन पुशेस द रिवर बैंक बैकवर्ड फॉर विद अ लॉन्ग वुडन पोल ऑन लॉन्चिंग हिज बोट इनटू वाटर, क्योंकि उसको एक क्या है, रिवर बैंक क्या करता है ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पे, एक्शन रिएक्शन फोर्स, रिवर बैंक जो है वो उस बोट पर भी एक फोर्स लगा देता है। ठीक है? तो आंसर क्या होगा इसका? न्यूटन्स थर्ड लॉ। बाय बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ boatman pushes the river bank backward with a long wooden pole, then then river bank applies a force, river bank applies a force in forward direction to move the boat। ठीक है? तो इस बोट को मूव करने के लिए एक उसको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिल जाता है। वेट इज डिफाइंड एज, वेट जो है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ। बिल्कुल सही है। तो इसका हम जानते हैं mg जो फोर्स होता है इट इज द फोर्स ड्यू टू अर्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
Object will continue moving uniformly until the resultant force acting on it begins to decrease, the resultant force on it zero. तो हम जानते हैं अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहती है. On a stationary sailboat, air is blown at the sailboat from a fan. देखिए अगर कोई हमारे पास लेट्स से ये कोई सेल बोट है और इसमें यहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ है सेल का, है ना? वो पर्दा है और यहाँ पर आपने एक फैन लगा दिया है। तो फैन से इस पर फोर्स लगेगा आगे, लेकिन उतना ही फोर्स इस फैन पे लगेगा पीछे। तो अगर हम इस पूरे सेल बोट की बात करेंगे तो इस पर कोई नेट फोर्स नहीं है। तो ये फोर्स हो गया इंटरनल। तो ये जो सेल बोट है वो स्टेशनरी रहेगी, है ना? तो सेल बोट क्यों मूव करती है? क्योंकि बाहर जो एयर है, विंड ब्लो हो रही है उसके कारण मूव करती है, ना कि इस फैन के एयर के कारण। In a cricket match, the fielder draws his hands backward after receiving the ball in order to take a catch. देखिए, यहाँ पर जब हम बॉल को पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, तो जो बॉल है इसके पास कुछ वेलोसिटी होती है और ये अगर हमारे हाथ हैं, जिनमें हम इनको पकड़ेंगे, बॉल को पकड़ेंगे, तो जब बॉल हमारे हाथ में आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब देखिए अगर आप हाथ को पीछे ले जा रहे हो, तो आपका जो फ़ोर्स है F होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो डेल्टा T आपका बढ़ जाएगा, टाइम जो बढ़ जाएगा तो आपका फ़ोर्स कम लगेगा। फ़ोर्स कम लगेगा तो आपके हाथ जो हैं क्या कहते हैं चोट लगने से बच जाएँगे और फ़ोर्स ज़्यादा लगेगा तो आपके हाथों में चोट लगेगी। तो क्या लिखा है? तो नीचे रहता है हिज हैंड्स विल बी सेव्ड फ्रॉम गेटिंग हर्ट। ही रिसीव्ड द प्लेयर गलत है, इट इज़ अ फैशन, कोई ऐसा फैशन नहीं है। ही कैचेस द बॉल फर्मली नो। ठीक है? तो अगर ये हाथ को पीछे नहीं ले जाएगा तो डेल्टा टी बढ़ जाएगा, डेल्टा टी कम हो जाएगा तो फ़ोर्स बढ़ जाएगा तो उसके हाथों में बहुत तो चोट लगती है। Boy sitting on the top most berth of a compartment of train which is just about to stop on the railway station drops an apple aiming at the open end of brother situated vertically below his hand. देखिए जब ट्रेन है, ट्रेन स्टॉप हो रही है, तो आप अपर बर्थ में हैं, ये लोअर बर्थ में है, आप यहाँ बैठे हैं एंड आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है इस प्रकार से और उसके हाथों में ये हैं एंड आपने अगर ये बॉल ड्रॉप किया तो देखिए हम जानते हैं उस समय ट्रेन के पास कुछ वेलोसिटी थी तो इस बॉल के पास भी आगे की तरफ वेलोसिटी होगी। लेकिन अब आपकी ट्रेन तो रुक गई है, लेकिन बॉल अभी भी मोशन में है, तो बॉल कहाँ गिरेगी? आगे कहीं गिर जाएगी। दैट इज बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। तो क्या लिखा है? इन द हैंड ऑफ ब्रदर नो, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।